बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उस कंपनी का मुस्तकबिल में बिजनेस कैसा होगा, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कितना मुनाफा होगा, कंपनी कितना डिविडेंड देगी, मुनाफा बांटेगी, और कंपनी की शेयर प्राइस में कितना इजाफा होगा, प्राइस में कितना अप्रिसिएशन होगा। इसका अंदाज़ा तखमीना लगाना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। इसके लिए जो भी समाजी, सियासी और माशी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और दूसरे फैक्टर्स जो कंपनी के ऑपरेशंस, कारोबार पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनका जहां तक मुमकिन हो मुताला करते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, अपने को उन मालूमात से अपडेट रखते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस 3 लेवल पर करते हैं। सबसे पहले मुल्क की पूरी इकॉनमी पर नज़र डालते हैं, फिर उस इकॉनमी के अंदर काम कर रही इंडस्ट्रीज पर नज़र डालते हैं, फिर उन इंडस्ट्रीज में काम कर रही मखसूस इंडिविजुअल कंपनीज पर रिसर्च करते हैं। इसको टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। टॉप से डाउन की तरफ आते हैं, यानी पहले पूरी इकॉनमी, फिर इंडस्ट्री और फिर कंपनी का तज्जिया, एनालिसिस करते हैं। इकॉनमी एनालिसिस। कंपनीज वैक्यूम में नहीं ऑपरेट करती। ये किसी मुल्क में, किसी इकॉनमी में, किसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती हैं, किसी माहौल में ऑपरेट करती हैं। उस इकॉनमी, उस इन्वायरमेंट में जो होगा उसका असर इंडिविजुअल कंपनीज पर पड़ेगा, उनके बिजनेस, सेल्स, मुनाफा पर असर पड़ेगा। इसलिए पूरे मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी का कोर्स, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत अहम होता है। एक खुशहाल और मजबूत, हेल्दी एंड प्रॉस्परस और फलती फूलती बूमिंग इकॉनमी का मतलब है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स बढ़ेगी, जिसका मतलब होगा कि कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी और उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी और अल्टीमेटली उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। इसी तरह अगर मुल्क की इक्तिसादी हालत, इकॉनमी का आउटलुक सिकुड़ता, सिमटता, बिखरता, स्लोइंग या सैगिंग है, तो ये कंपनीज के मुनाफा पर मनफी असर डालेगा, निगेटिव असर डालेगा। इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड पेसिमिस्टिक होगा, जिसका नतीजा लोअर शेयर प्राइस की शक्ल में निकलेगा। इकॉनमी अगर रिसेशन में है तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आएगी, बहुत से लोग जॉब लूज करेंगे, लोगों की इनकम घटेगी, फिर उनका कंजम्पशन घटेगा, कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड घटेगी, जिसका नतीजा उनके मुनाफा में कमी और अल्टीमेटली उनके शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जिस तरह इंसान सेहतमंद है या बीमार होने वाला है का पता कुछ साइंस, आदतों वगैरह से चल जाता है, उसी तरह कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनके मुताला से ओवरऑल इकॉनमी की हेल्थ, डायरेक्शन का जनरल आइडिया लग जाता है। मसलन जीडीपी, नेशनल इनकम, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनसून, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह और दूसरे बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनका मुताला, जानकारी रखने से बेहतर इन्वेस्टमेंट चुनने में मदद मिलती है। यहाँ एक सवाल आपके जहन में शायद आए कि कुछ मुल्क और उनकी इकॉनमी दूसरे मुल्क या उसकी इकॉनमी से ज़्यादा तेज़ी से क्यों ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं।
मसलन इंडिया और हमारे पड़ोसी ममालिक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जिनके हालात 50-60 साल पहले कमोबेश एक जैसे ही थे, तो फिर चाइना सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, रिच और पावरफुल हो रहा है, गुर्बत ख़त्म कर रहा है। क्यों? पिछले 10 साल में इंडिया की जीडीपी डबल हुई और उसी सेम पीरियड में चाइना की जीडीपी 4 गुना हो गई। किसी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में तेज रफ्तारी 2 चीज़ों से आती है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, मुल्क में माशी व इक़्तिसादी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है पॉपुलेशन की सेहत, हेल्थ और उनकी तालीम, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए खासकर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मसलन ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो। नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आसानी से मुहैया हो। कोई भी बिजनेस आइडिया इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से रद्द ना होने पाए। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए जो कि मुल्क में हायर सेविंग, बचत या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिले तो बेहतर है। ये दोनों ना हो तो कर्ज, लोन से काम चलाना चाहिए। इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, इंसेंटिव देना जो डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाए, इंसेंटिव देना जो डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाए। और गवर्नमेंट खुद इकॉनमी के बुनियादी ढांचों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, इन्वेस्ट करे। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए मुल्क में बिजनेस करना आसान बनाए, बिजनेस के लिए ज़मीन लेना, बिजनेस रन करने के लिए लेबर वगैरह का रिफॉर्म करे, नई और बेहतर पॉलिसी बनाए, लाइसेंस, परमिट वगैरह का प्रोसेस हसल फ्री करे, रेड टेप ख़त्म करे। जो गवर्नमेंट इन पॉलिसी, प्रोग्राम और रिफॉर्म्स को जितना ज़्यादा और बेहतर तरीके से करेगी, वो इकॉनमी उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगी। प्रोडक्टिविटी, यहाँ प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना काम हो जाता है, ये भी बढ़ना चाहिए। इसको बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में 1 घंटे में बैल से खेत जोतने और ट्रैक्टर से 1 घंटे में खेत जोतने का फ़र्क हम सब जानते हैं। पुराने ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस और स्टीम इंजन और मौजूदा ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसके अलावा भी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के और भी वजूहात हो सकते हैं, मसलन वर्क आवर में इंक्रीज, यानी काम करने के घंटों में बढ़ोतरी, या वर्क फोर्स में फीमेल पॉपुलेशन का बढ़ जाना, या पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह से भी मुल्क की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करती है। अगर आप मुल्क के रहनुमा हैं तो मुल्क को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर हैं तो शेयर मार्केट में रिटर्न कमाने के लिए मुल्क में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी पर फोकस कीजिए। अगर मुल्क हेल्थ, तालीम और स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहा है और उनको कामयाब बनाने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात, कवानीन, फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए उनके लिए रिफॉर्म कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। और एज ए इन्वेस्टर इसका फ़ायदा स्टॉक मार्केट में हासिल किया जा सकता है। चाइना के मुकाबले में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा लेट ध्यान देना शुरू किया, इसलिए चाइना से पिछड़ गया। मगर अब इंडिया ने इसको रियलाइज़ कर लिया है। कॉल सेंटर तो बिना अच्छे रोड के चल सकता है, मगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं।
सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया तो अच्छा है, मगर सर्विस इंडस्ट्री में जॉब ज़्यादा नहीं होती। इसके मुकाबले चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। कमज़ोर पिछड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और वक्त बेवक्त बिजली की कटौती और लैंड और लेबर रेगुलेशन में रिफॉर्म की कमी वगैरह ने इंडिया को तेज़ी से ग्रो करने में रुकावट रहा है। मगर अब गवर्नमेंट इन सारे इश्यूज़ पर काम कर रही है। ये तो हो गया कि इकॉनमी क्यों और कैसे ग्रो करती है, मगर इकॉनमी वाकई ग्रो कर रही है या नहीं और उसकी मौजूदा हालत कैसी है का पता इकोनॉमिक इंडिकेटर से चलता है। इंडिकेटर जिसे गाड़ी कार में बाएं दाएं जाने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, वैसे ही कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कवर करना और उनका डिटेल में कैलकुलेशन वगैरह इस प्रेजेंटेशन के स्कोप से बाहर है। हम यहाँ ब्रीफ में वो इंडिकेटर्स क्या हैं, उनका मतलब क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए उसका क्या मतलब निकलता है सीखेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेटर देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी इकोनॉमी की हेल्थ चेक करने के लिए सबसे अहम इंडिकेटर शायद जीडीपी ही है। ये किसी मुल्क इकोनॉमी का टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की टोटल मार्केट वैल्यू को मेजर करता है, नापता है। सादा ज़बान में ये समझ लें कि जीडीपी ग्रोथ रेट किसी मुल्क की खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। हाई ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि उस मुल्क के लोगों में खुशहाली बढ़ रही है, गुर्बत कम हो रही है, लोग प्रॉस्परस हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं। जैसे हम लोग किसी के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करके आइडिया लगाते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है और हमें जनरल आइडिया हो जाता है कि उस शख्स की तबीयत ठीक है कि नहीं। डॉक्टर उसको ज़रा डिटेल में और गहराई में समझते हैं। उसी तरह रिटेल, छोटे इन्वेस्टर इकोनॉमी, मईशत की तबीयत का अंदाज़ा जीडीपी ग्रोथ रेट से लगा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स उसका कैलकुलेशन वगैरह करके और डिटेल में समझते हैं कि मुल्क का मसलन मुल्क का कौन सा सेक्टर टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मसलन एग्रीकल्चर कितना ग्रो कर रहा है, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है वगैरह। मगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स जीडीपी ग्रोथ रेट की कंसेंसस फोरकास्ट देखकर मुल्क की इकोनॉमी के बारे में एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं और ये आइडिया रखना बहुत मुफीद साबित होगा। जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं। एक गांव में सिर्फ 3 लोग हैं, एक किसान, एक साहूकार और एक लोहार। अगर आपको ये बताया जाए कि पिछले साल उस गांव की जीडीपी 100 रुपए थी, तो इसका आसान मतलब ये होगा कि उस साल किसान ने जो अनाज उगाया, साहूकार ने जो सूद ब्याज कमाया और लोहार ने जो सामान बनाया, उन सब की टोटल कीमत 100 रुपए थी। अब आपको बताया जा रहा है कि ये जीडीपी अगले साल 10% ग्रो करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब होगा कि अगले साल किसान ज़्यादा पैदावार करेगा, साहूकार ज़्यादा कर्ज देगा और सूद कमाएगा और लोहार ज़्यादा सामान बनाएगा। यानी उम्मीद है कि अगले साल इन सब का टोटल प्रोडक्शन 110 रुपए हो। इकोनॉमी किस स्टेज पर है का इल्म सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद देता है। वैसे तो इकोनॉमिक साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, यानी मुल्क की इकोनॉमी 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है, मगर उमूमन 3 स्टेजेस में ही ज़्यादा रहती है। डिप्रेशन सबसे ख़राब स्टेज होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग और सीवियर होता है। इस स्टेज में चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो जाती है, कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम कर लेती हैं, प्लांट बंद होने लगते हैं, लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, उनकी इनकम कम हो जाती है, फिर उनका कंजम्पशन, खर्च भी कम हो जाता है। इन सब से मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत कमी हो जाती है, जीडीपी कम हो जाती है और जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाता है, यानी जीडीपी बजाय बढ़ने के घटने लगती है। ये स्टेट शेयर मार्केट के लिए बहुत बुरी होती है। एज कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाती है तो उनके शेयर की कीमतों में भारी गिरावट होती है।
डिप्रेशन की स्टेज थोड़ा कम देखने को मिलती है। डिप्रेशन से थोड़ा हल्की स्टेज होती है रिसेशन। डिप्रेशन और रिसेशन के फर्क को समझने के लिए एक इकोनॉमिक्स में एक जोक है कि अगर आपका पड़ोसी नौकरी से चला जाए तो ये रिसेशन है, अगर आप नौकरी से आपकी नौकरी चली जाए तो ये डिप्रेशन है। रिसेशन में इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इसमें भी डिमांड कम होती है, बहुत से लोग जॉब लूज करते हैं, लोगों की इनकम कम हो जाती है, मुल्क में कंजम्पशन कम हो जाता है, कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाती है और शेयर्स की कीमतें गिर जाती हैं। टेक्निकल टर्म में इसे बियर मार्केट कहते हैं। इस स्टेज में अच्छे शेयर्स को चुनकर उनमें इन्वेस्ट करके बैठ जाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। मगर इस स्टेज में लोगों में खौफ, फियर बहुत रहता है, इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए कलेजा चाहिए होता है। इस स्टेज में ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियां जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो, बैलेंस शीट पर कर्ज ना हो या कम हो, उसमें 3 to 5 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखकर इन्वेस्ट कर लें तो काफ़ी मुनाफा हो जाता है। आप मुशारा करवा रहे हों और अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता है, उनके हाथ में चप्पल दिखाई देता है, जैसा टेस्टलेस शेर कहने वाले शायर की कीमत में मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल आपके मुशायरे में आने को तैयार हो जाएं तो आप कैसा फील करेंगे? या आपको अपने किसी प्रोडक्ट का इश्तिहार देना है, एडवर्टाइज करना है और किसी लोकल टीवी एक्टर की कीमत में शाहरुख खान ऐड करने को तैयार हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे? रिसेशन में यही हाल अच्छी कंपनियों का होता है, एकदम चीप, सस्ती मिल जाती हैं। लास्ट टाइम 2008 में रिसेशन देखने को मिला था। रिसेशन की स्टेज में ही उमूमन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स वगैरह फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह अप्लाई करके इकोनॉमी को डिप्रेशन के स्टेज में जाने से बचाती हैं और रिकवरी स्टेज की तरफ इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो उसको निकालने के लिए किसी को स्पेंडिंग करना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना शुरू करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन वगैरह में तेज़ी आए। ये नतीजा हासिल करने के लिए गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के पास कुछ टूल्स, हथियार होते हैं जिन्हें टेक्निकल टर्म में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट इकोनॉमी को मैनेज करने, इकोनॉमी का रुख, हालात बदलने के लिए पब्लिक और बिजनेस के टैक्स में तब्दीली ला सकती है या अपने खर्च की पॉलिसी में बदलाव ला सकती है। मसलन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन में जा सकती है, तो वो इकोनॉमी में जान डालने, स्पेंडिंग और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स रेट में कमी कर देगी, जिससे लोगों और बिजनेस के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो जाएगा और लोग गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदारी ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा हायरिंग और मशीनरी वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये सब मिलकर इकोनॉमी में फिर से हाई एम्प्लॉयमेंट और हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और इकोनॉमी रिकवर होकर ग्रो करना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद भी डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह पर खुद ही खर्च करना बढ़ाकर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे, जिससे मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेज़ी आ जाती है। इसके बरखिलाफ अगर इकोनॉमी बूम पर चल रही है और ओवर हीटिंग और हाई इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए क्लच से पैर हटा लेती है। टैक्स रेट बढ़ा देने से लोगों और बिजनेसेस के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है और मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है। फिर कंपनियां अपना प्रोडक्शन घटाने लगती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद भी अपना खर्चा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर कम करके इन सब से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में कमी ला देती है और इकोनॉमी स्लो होने लगती है। फिस्कल पॉलिसी के अलावा गवर्नमेंट
अपनी सेंट्रल बैंक मसलन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई को रेगुलेट करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। मसलन इकोनॉमी को स्लो करना हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड बेचकर फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा निकाल लेती है, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि कर्ज ले लेती है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम हो जाता है और दूसरे लोगों को कर्ज देने के लिए कम पैसा बचता है, जिसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन की कमी हो जाती है और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। यह सिस्टम में पैसा बढ़ाना है ताकि बैंक के पास लोगों को कर्ज देने के लिए ज़्यादा पैसा हो और वो खूब लोन दें, जिससे मुल्क में कंजम्पशन और डिमांड बढ़े। तो इसके लिए आरबीआई बैंक को पैसा देकर उनसे गवर्नमेंट बॉन्ड वापस खरीदना शुरू कर देती है। हम जब किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो सामने वाले को पैसा देते हैं, यानी सामने वाले के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही जब आरबीआई बैंक से बॉन्ड खरीदती है तो बैंक को पैसा देती है। बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक लोन ज़्यादा पब्लिक को देती है, और जब लोग लोन ज़्यादा लेते हैं तो लोग खर्च भी ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे टूल्स भी हैं, मसलन कैश रिजर्व रेशियो CRR। बैंक में हम लोग जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी पैसे का दूसरे कर्ज मांगने वालों को लोन देती है। सेफ्टी पर्पस और किसी इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक इन बैंकों की टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास कैश की सूरत में रखवा लेती है, रिजर्व करवा लेती है। ये रिजर्व पैसा बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती। मसलन अगर आपने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया और CRR रेट 10% है, तो इसका मतलब हुआ कि बैंक सिर्फ 90 रुपये ही कर्ज दे सकती है। अब अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए इकोनॉमी में कंजम्पशन और डिमांड बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाने की पॉलिसी के तहत CRR घटा देगी, मसलन 6% कर देगी। अब बैंक जो है हर 100 रुपये डिपॉजिट पर 94 रुपये कर दे सकती है। पहले सिर्फ 90 रुपये, अब 94 रुपये, यानी 4 रुपये ज़्यादा सिस्टम में आ गए खर्च करने के लिए। इसके बरखिलाफ अगर इकोनॉमी की स्पीड कम करना है तो उसके लिए सिस्टम में पैसे की कमी कर दें ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे और कंपनियों की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए CRR बढ़ा दें। अगर 10 से 15% कर दें तो इसका मतलब है कि अब बैंक्स हर 100 रुपये डिपॉजिट में से सिर्फ 85 रुपये ही कर्ज दे सकती है। बैंक में डिपॉजिट करोड़ों अरबों में होती है, आधा 1% CRR रेट में कमी बेशी सिस्टम में कितना पैसा कम या ज़्यादा करती है का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खुलासा ये है कि CRR रेट जैसा जितना परसेंट होगा, बैंक को अपने पूरे डिपॉजिट का उतना परसेंट आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। वो पैसा बैंक अपने किसी काम में नहीं ला सकती, सिर्फ बाकी बचे पैसे को ही अपने बिजनेस यानी कर्ज देने में लगा सकती है। CRR रेट जितना ज़्यादा रहेगा, बैंक के पास लोगों को कर्ज देने के लिए उतना ही कम पैसा होगा, और CRR रेट जितना कम होगा, बैंक के पास लोगों को कर्ज देने के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा होगा। इसके अलावा आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा या बढ़ाकर कॉस्ट ऑफ मनी को घटा या बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने पर लोगों का कम लोन लेना और फिर कंजम्पशन कम कर देना, जिससे इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाता है। इसके बरखिलाफ इंटरेस्ट रेट घटा देने से ज़्यादा लोन और ज़्यादा कंजम्पशन खर्च करना, जिससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड का बढ़ जाना, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेज़ी लाने का ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाता है। अगली बार जब आप न्यूज़ में आरबीआई को इंटरेस्ट रेट घटाते बढ़ाते देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इकोनॉमी को ड्राइव करना चाह रही है, और बजट में टैक्स रेट या रोड बनाने या ग्रामीण रोजगार योजना में ज़्यादा रोजगार वगैरह की पॉलिसी की बात करें तो समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए इकोनॉमी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। दोनों सूरतों में ये देखने की कोशिश करिएगा कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में
एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाना चाह रही है, घटाना। वापस अपने इकोनॉमिक साइकिल की स्टेजेस के टॉपिक पर आते हैं। रिसेशन की स्टेज में गवर्नमेंट की मदाखलत फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी को संभाल कर रिकवरी स्टेज में लाया जाता है। रिकवरी स्टेज में इकोनॉमी धीरे धीरे जिंदा रिवाइव होना शुरू हो जाती है। ये टर्निंग पॉइंट होता है। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है, लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, फिर उनका कंजम्पशन बढ़ने लगता है। कंपनीज प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगती हैं। कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने लगती है, जिससे फिर शेयर की प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। अगर रिसेशन स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं हो पाई थी तो रिकवरी स्टेज में इन्वेस्ट करना भी मुफीद और बेहतर होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रिफॉर्म वगैरह अच्छे रहे तो यही रिकवरी बूम में बदल जाती है। इसमें इकोनॉमी में हाई डिमांड, हाई प्रोडक्शन, हाई एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, गुर्बत तेजी से घटती है, कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट में खूब इजाफा होता है और स्टॉक मार्केट खूब चमकती है, जिसे टेक्निकल टर्म में बुल मार्केट कहा जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इस स्टेज में शेयर खरीदना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, मगर आम पब्लिक इसी स्टेज में ज़्यादा शेयर खरीदती है, क्योंकि एक तो लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और रोज़ाना न्यूज़ में देखते हैं कि आज शेयर मार्केट इतनी बढ़ी, तो खुद भी लालच में आकर शेयर मार्केट में जंप कर जाते हैं, मगर शेयर्स ऑलरेडी महंगे हो चुके होते हैं। इसलिए अक्लमंद इन्वेस्टर्स के लिए इस स्टेज में शेयर खरीदना ज़्यादा मुफीद नहीं होता। जैसे मकबूल इबादतों का सवाब तो हमेशा ही मिलता है, मगर रमज़ान में इबादतों के सवाब की बात ही कुछ और होती है, वैसे ही अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तो हमेशा ही मिलता है, मगर रिसेशन या स्लो डाउन इकोनॉमी में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेने से फ़ायदा बहुत बढ़ जाता है। मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसेशन, रिकवरी और बूम की साइकिल चलती रहती है। स्लो डाउन से रिकवरी शुरू होती है, फिर इकोनॉमी स्पीड पकड़ती है, फिर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो इकोनॉमी बूम स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां इकोनॉमी रन्स ऑन बोथ सिलेंडर्स और ओवरहीट होकर फिर स्लो डाउन होने लगती है। अगर हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होते तो रिसेशन की नौबत नहीं आती, सिर्फ इकोनॉमी स्लो होकर फिर थोड़े वक्त के बाद रिकवरी स्टेज में आ जाती है। और अगर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो इकोनॉमी रिसेशन स्टेज में भी चली जाती है। फिर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के नए एफर्ट्स और पॉलिसीज से रिकवरी की शुरुआत होती है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये साइकिल चलती ही रहेगी। ऐसा क्यों है, ये अपने आप में एक अलग डिस्कशन है जो हम अभी यहाँ कवर नहीं करेंगे। इंटरेस्टेड हजरात यूट्यूब पर मौजूद एक वीडियो जिसका टाइटल है हाउ द इकोनॉमिक मशीन वर्क्स बाय रे डालियो देख सकते हैं, एक जनरल आइडिया लग जाएगा। खुलासा ये है कि इकोनॉमी डिफरेंट स्टेजेस में चलती है और इसका जानना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत काम आता है। शेयर खरीदने का बेस्ट टाइम रिसेशन होता है, मगर फिर उसके बाद रिकवरी स्टेज होता है। बूम स्टेज में शेयर खरीदना कम से कम कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम जानेंगे कैसे कि इकोनॉमी किस वक्त किस स्टेज में है। अगर इकोनॉमी आउटराइट रिसेशन में है तो इसका पता तो आपको न्यूज़ ही से मिल जाएगा। न्यूज़ की हेडलाइंस में ही रिसेशन का शोर होगा। बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट पर तनकीद करती नजर आएगी। जीडीपी ग्रोथ रेट की फोरकास्ट डाउनवर्ड होगी। शेयर मार्केट बेयर मार्केट फेज में होगी। स्टॉक इंडेक्सेस अपने हाई पॉइंट्स से 20-30% या उससे भी ज़्यादा डाउन होंगे।
खुद आप ही या आपके जानने वालों में से कुछ लोग अपनी नौकरी लूज कर चुके होंगे या कोई नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान मिल जाएगा। रिसेशन होगा और आप बिजनेस न्यूज़पेपर या चैनल पर थोड़ा ही भी वक्त गुजारते होंगे तो आपका पता चल जाएगा। इकोनॉमी के रिसेशन में होने का पता एक और बहुत अहम इंडिकेटर यील्ड कर्व का शेप देखने से पता चलता है। यील्ड कर्व थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हम इसको इंशाल्लाह अलग से बाद में देखेंगे। यही हाल बूम स्टेज का होता है। जीडीपी ग्रोथ हाई होता है, शेयर मार्केट बुल फेज में होता है, स्टॉक्स और स्टॉक इंडेक्स ऑल टाइम हाई होंगे और न्यू हाई बनाते दिखेंगे। 2-3 महीने में 4-5% का करेक्शन होगा, गिरावट होगी, फिर अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी में जॉब होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हाई होगी, कंपनीज बेहतर से बेहतर रिजल्ट रिलीज कर रही होंगी, गवर्नमेंट की वाहवाही हो रही होगी, आम पब्लिक भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही होगी। रिसेशन और बूम स्टेज पीक और ट्राउट, चोटी और खाई की तरह होती है। इनका पता आपको चल जाएगा, बस थोड़ा बिजनेस न्यूज़ पर ध्यान देते रहें। अगर आपके न्यूज़पेपर में बिजनेस सेक्शन नहीं है मगर स्पोर्ट्स और फिल्म सेक्शन है तो वो घटिया पेपर है, उसे बंद कर दें। असल चीज़ जो जानने की है वो ये है कि इकोनॉमी पीक बूम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, स्लो डाउन हो रही है, या बॉटम से रिकवरी की तरफ और अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको जानने के लिए दसियों इंडिकेटर्स हैं। मगर जीडीपी गॉडफादर की हैसियत रखता है। अच्छा, डेवलप्ड मुल्कों के लिए हाई लो जीडीपी रेट और डेवलपिंग नेशंस के लिए हाई लो जीडीपी रेट अलग अलग होता है। डेवलप्ड नेशन मसलन अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 3 to 4% भी है तो ये हाई ग्रोथ रेट है। इसके बरखिलाफ डेवलपिंग नेशन मसलन अपना इंडिया है, तो यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% है तो ये एक एवरेज ग्रोथ रेट है। अगर यही रेट डबल डिजिट के पास या उससे पार कर जाए, यानी 9-10% के पास हो, तो ये हाई ग्रोथ रेट होगा। और अगर इसी हाई ग्रोथ रेट पर 5-10 साल तक इकोनॉमी ग्रो कर जाए तो मुल्क में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। गरीब मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाएंगे और मिडिल क्लास वाले थोड़ा सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्लान कर लें तो अपर क्लास की कैटेगरी में जंप कर सकते हैं। इंडिया के केस में देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। अगर ये 7-8% के आसपास है तो समझिए कि इकोनॉमी ठीक ठाक है, बूम पर तो नहीं है मगर उसी डायरेक्शन में। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7% की रेंज में है तो समझिए इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर 4-5% की रेंज में आ जाए तो समझिए इकोनॉमी ट्रबल में है, मुसीबत में है, रिसेशन की तरफ रवां दवा है। ये एक जनरल आइडिया है, रूल ऑफ थंब समझ लीजिए। रियल लाइफ में इसकी मिसाल देख सकते हैं। 2016 में इंडिया की जीडीपी 7-8% की रेंज में ग्रो कर रही थी, 7 पॉइंट समथिंग थी। इंडियन इकोनॉमी पिछले 5-7 साल से बूम स्टेज पर तो खैर आई नहीं, मगर 7-8% ग्रोथ रेट ठीक ठाक है। अब आई 2016 में ईयर एंड में गवर्नमेंट की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसका इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ने का एस्टिमेट हुआ। यानी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ने जीडीपी में गिरावट आने की फोरकास्टिंग की। लेट्स से अज्यूम कि आने वाले 2017 में वाकई जीडीपी 1.5% गिर जाती है तो ये इकोनॉमी के स्लो डाउन होने और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की स्टेज में होने का इशारा देगी। 5-6% ग्रोथ रेट रिसेशन की स्टेज में नहीं है, मगर अगर ये स्लो डाउन जल्दी ही रिकवरी स्टेज में नहीं आया तो ये इकोनॉमी के लिए बुरी खबर होगी। और कुछ पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक हालात अगर और ख़राब हो गए तो इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है। इकोनॉमी में स्लो डाउन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, यानी इन्वेस्टमेंट करने का मौका होगा। बस ये स्लो डाउन लंबी मुद्दत या बहुत डीप, बहुत गहरा ना हो।
खुलासा ये है कि इकोनॉमी किस स्टेज में है इसका जानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इस इल्म के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर पर तवज्जो देना शुरू कर दें। जीडीपी क्या थी और क्या है से ज़्यादा ध्यान जीडीपी क्या होगी, यानी आने वाले वक्त में जीडीपी की जो फोरकास्ट हो रही है उस पर ध्यान दें। इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का सर्वे वगैरह के बाद जो कंसेंसस इजमा होता है उस पर ध्यान दें। कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए और कितनी सर्विसेज दी गई। किसान ने कितना अनाज उगाया से लेकर, कार मैन्युफैक्चर ने कितनी कार बनाई से लेकर, होटल ने कितने कस्टमर्स को सर्विस दी, कितने स्कूल खुले, कितने बैंक अकाउंट खुले, कितने रोड बने से लेकर, बैंक ने कितनी सर्विस दी से लेकर, नाई ने कितने बाल काटे। गर्ज ये कि हर बनाया गया गुड्स सामान और हर दी गई खिदमत सर्विस की टोटल वैल्यू कितनी हुई है, जीडीपी है। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि मुल्क की टोटल इनकम कितनी हुई, किसको कितना नफा हुआ, किसको कितनी सैलरी और मजदूरी मिली, किसको कितना किराया मिला, किसको कितना सूद मिला और किसको कितनी फीस मिली। इन सब का जोड़ ही जीडीपी है। अब ये जीडीपी अगर हर साल बढ़ रही है और किस रेट, कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस जीडीपी ग्रोथ रेट में हमको दिलचस्पी लेनी है। अगर इकोनॉमी 9-10% के रेट से कभी ग्रो करना शुरू कर दे और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है तो ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी माशी गलती होगी। 6-7% ग्रोथ रेट हो और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक बार माफ भी कर सकते हैं, मगर जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़े उससे फायदा उठाने का सबसे बेहतरीन जरिया शेयर मार्केट है। चाइना माजी में तकरीबन 2 डिकेड्स 9-10% के रेट से ग्रो हुआ। वहां पर करोड़ों लोग गुर्बत से निकले और हजारों लाखों करोड़पतियों और अरबपतियों की लाइन लग गई। आज़ादी के बाद इंडिया सोवियत यूनियन की तर्ज पर इकोनॉमी चला रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ 3-4% ही हो रही थी। ये हिंदू ग्रोथ रेट 1980s के बाद जब नए रिफॉर्म शुरू हुए तो ख़त्म हुआ और अब इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। खैर अभी तो ये 7-8% के रेट से ग्रो कर रहा है, जो कि इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूत दलील है। मगर अगर ये ग्रोथ रेट और बढ़कर अगर 9-10% के रेंज में आ जाए और अगर एक भी डिकेड तक ये सिलसिला चलता रहे और कोई इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करे तो ये इन्वेस्टमेंट ना करे तो ये ऐसा ही होगा जैसे डाकिया मनी ड्राफ्ट लेकर आए और कोई दरवाज़ा ही न खोले। इकोनॉमी एनालिसिस में दूसरी अहम चीज़ देखने की है, वो है इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हम पिछले प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। मुल्क में महंगाई का रेट क्या है, इससे कंपनियों और लोगों दोनों को मुतासिर होना पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन रेट से कंपनियों का बिजनेस प्लान अपसेट होता है, उनकी रॉ मटेरियल, लेबर और मशीनरी वगैरह में कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह की कॉस्ट बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है, उनका बजट अपसेट हो जाता है, जिसका असर उनकी प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है, मुनाफा कम होता है, नतीजतन शेयर्स की कीमत गिरती है। दूसरी तरफ महंगाई की वजह से कंज्यूमर पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती है, तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, जिसका मनफी नेगेटिव असर कंपनीज जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं पर पड़ता है। मुल्क की सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में आरबीआई एक टारगेट इन्फ्लेशन रेट रखती है। रियल इन्फ्लेशन अगर उसी टारगेट रेट के आसपास रहे तो बेहतर है। सीपीआई बास्केट में खाना, कपड़ा, फ्यूल, ड्रिंक्स, हेल्थ केयर और दूसरी ज़रूरी गुड्स और सर्विसेज की कीमतों को नापा जाता है। इस बास्केट में किसी चीज़ की कीमत घटती है तो किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, मगर सब मिलाकर औसतन उस बास्केट में मौजूद चीज़ों की कीमतें घट रही हैं या बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो किस रेट से बढ़ रही हैं। मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें। आप सिर्फ अपनी सब्जी की खरीदारी का बैग देखिए। किसी हफ्ते आपने आलू, प्याज, धनिया, मिर्चा, टमाटर, पालक वगैरह खरीदा
इन सब की टोटल कीमत 100 रुपए थी। अगले हफ्ते आप फिर शॉपिंग पर गए। हो सकता है उस हफ्ते आलू थोड़ा सस्ता हुआ मगर प्याज थोड़ी महंगी हो गई। इस तरह टोटल खरीदारी की आपने 101 रुपए की। तो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई 1% बढ़ गई। पिछले हफ्ते 100 रुपए में चीजें आपको मिल गई थी, वही चीजें इस हफ्ते आपको 101 में मिल रही हैं, तो 1 रुपया बढ़ गया, यानी 1% बढ़ गया। सीपीआई बास्केट में इसी तरह सैकड़ों जरूरियात जिंदगी की चीजों की कीमतों को मंथली या क्वार्टरली या सालाना बेसिस पर मेजर किया जाता है, नापा जाता है। इकोनॉमी एनालिसिस में तीसरी अहम चीज जो देखने की वो है इंटरेस्ट रेट। एक आइडियल इस्लामी मईशत में पैसा सिर्फ मोड ऑफ एक्सचेंज यानी चीजों को बदलने का जरिया है, मगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पैसा एक कमोडिटी है। जैसे चना, लोहा, स्टील वगैरह कमोडिटी हैं। कमोडिटीज महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, और हम कमोडिटीज के साथ क्या करते हैं? जब कोई चीज महंगी होती है तो हम उसका इस्तेमाल, कंजम्पशन कम कर देते हैं, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। कंपनीज अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कर्ज लेती हैं, और आम पब्लिक भी अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए कर्ज लेती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि पैसा महंगा हो गया। अब कंपनीज और पब्लिक को कर्ज लेना महंगा पड़ने लगा। पैसा महंगा होने से लोग कर्ज लेना कम कर देते हैं, जो कि मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में कमी लाता है, जो कि कंपनीज के बिजनेस में कमी लाता है। दूसरी तरफ कंपनीज को अपने ऑपरेशन और मशीनरी प्लांट वगैरह सेटअप करने के लिए महंगा कर्ज लेना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट अदा करना पड़ता है, जिसका असर कंपनी के मुनाफा, प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। नतीजतन शेयर प्राइस गिरती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई हो जाए तो कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने, फैलाने और नई मशीनरी लगवाने या प्लांट सेटअप करने का प्लान ही ड्रॉप कर देती है या उसमें कमी कर देती है, जिसका असर मुस्तकबिल में मुनाफा कमाने की सलाहियत पर पड़ता है। और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आम पब्लिक, कंज्यूमर अपनी बहुत सारे खरीदो फरोख्त, परचेजिंग प्लान कैंसिल कर देते हैं, जिसका फिर मनफी असर कंपनीज के बिजनेस पर पड़ता है। इसके बरखिलाफ जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी कर्ज की कीमत कम हो जाती है, या कह लें कि पैसा सस्ता हो जाता है। कर्ज सस्ता हो जाता है तो कंपनीज और कंज्यूमर दोनों ही ज़्यादा कर्ज लेते हैं और कंज्यूम करते हैं, जिससे मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, जिससे फिर कंपनीज का मुनाफा बढ़ता है, और कंपनीज भी नई मशीनरी प्लांट वगैरह पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करके अपनी मुस्तकबिल में ज़्यादा प्रोडक्शन करने और प्रॉफिट कमाने की सलाहियत को बढ़ाती है। हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं कि जब होम लोन, मसलन होम लोन सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा लोग होम लोन लेते हैं और घर खरीदते हैं, जिसका फ़ायदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझिए। आप न्यूज़ देखते या पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया या बढ़ा दिया। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ आधा %, और 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 1/4% या 0.25%। हम मुस्लिम ज़्यादा कर्ज नहीं लेते या ले सकते, इसलिए शायद 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटने या बढ़ने की अहमियत को उतनी अच्छी तरह ना समझते हो, मगर जान लीजिए कि दूसरे लोग, कंपनीज और कंज्यूमर दोनों के लिए ये बहुत अहम है। इंडिया तो खैर डेवलपिंग स्टेज में है, क्रेडिट का जाल अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, मगर डेवलप्ड नेशन मसलन अमेरिका में घर घर कर्ज में डूबा हुआ है। वहाँ तो स्टूडेंट्स तक लाखों डॉलर के कर्ज में होते हैं। वहाँ 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी उनके लाइफ प्लान को डिसरप्ट कर सकती है, जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की कमी या ज़्यादती का असर हमें भले ना दिखे, मगर उसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए ये डेटा जानना अहम है। लो इंटरेस्ट रेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदेमंद होता है।
अगली अहम चीज जो देखने की है वो है मॉनसून। इंडिया में 60% से 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, खेती अच्छी होती है, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो फिर उनका कंजम्पशन बढ़ता है, जो कि कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट के लिए मस्बत पॉजिटिव होता है। खेती अच्छी होगी और इनकम अच्छी होगी तो किसान शैम्पू साबुन से लेकर गाड़ी, 2 व्हीलर और ट्रैक्टर खरीदेगा, जो कि कंपनियों के लिए अच्छा होगा, यानी शेयर इन्वेस्टर्स के लिए मुफीद होगा। दूसरी तरफ पैदावार अच्छी होगी तो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम होगी, यानी इन्फ्लेशन कम होगा, और पब्लिक के पास दूसरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। ये भी कंपनियों की प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव होगा। चूंकि इंडिया का इरिगेशन सिस्टम अभी बहुत डेवलप नहीं है, खेती बहुत हद तक बारिश और बाद में जमा बारिश के पानी पर ही डिपेंड करती है, इसलिए मानसून पर नज़र रखना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार 2-3 साल तक मानसून डेफिसिट में हो तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होगा, मनफी होगा। अगला अहम डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बहुत ही अहम डेटा है। मुल्क में जब रोजगार बढ़ेगा या बेरोजगारी घटेगी तो इससे डायरेक्टली लोगों की इनकम बढ़ेगी, जो कि फिर उनका कंजम्पशन बढ़ाएगा, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बेचने वाली कंपनियों की सेल और प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव होगा, मस्बत होगा। बेरोजगारी की शरह, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि बहुत सारी माशरती सोशल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे सोशल इश्यूज बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। जुराइम, क्राइम, तलाक, डिवोर्स, डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर, दंगा फसाद वगैरह बेरोजगारी की सूरत में ज़्यादा होता है। अगला अहम पॉइंट जो देखने का है वो है गवर्नमेंट बजट। जैसे हमारे घर में कुछ आमदनी रेवेन्यू होता है और कुछ खर्च एक्सपेंडिचर होता है और कुछ बचत सेविंग या डेफिसिट होता है। जब खर्च कम हो और आमदनी ज़्यादा हो तो बजट में सेविंग होती है, मगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हो तो उसका नतीजा डेफिसिट होता है। आम जिंदगी का सुनहरा उसूल तो ये है कि खर्च आमदनी से यानी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कम होना चाहिए। अक़वाले ज़र्री भी हम सुनते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमारे घर के बजट की तरह गवर्नमेंट का भी बजट होता है। उसके पास कुछ आमदनी इनकम यानी रेवेन्यू होता है, मसलन गवर्नमेंट टैक्स से रेवेन्यू हासिल करती है, और कुछ एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, मसलन गवर्नमेंट डिफेंस पर खर्च करती है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके खर्च से कम होता है, यानी जितना रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो नतीजा बजट डेफिसिट होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है ताकि खर्च को पूरा कवर किया जा सके। किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्पेंडर, खर्च करने वाला होता है। हम आप तो गाड़ी और घर खरीदते हैं, गवर्नमेंट F-16 जेट खरीदती है और न्यूक्लियर प्लांट लगाती है। इसलिए गवर्नमेंट के केस में आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाना एक आम सी बात है। बल्कि डेवलपिंग मुल्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर खर्च करना ही चाहिए। इसलिए आमदनी रेवेन्यू कम हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, बल्कि फाइनेंसिंग करके काम चलाना चाहिए। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि बजट डेफिसिट एक लिमिट और कंट्रोल में हो, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाएगी। फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कर्ज में डूबे इंसानों या मुल्कों का हाल तो हम जानते ही है। आमदनी रेवेन्यू के ऊपर का खर्चा कवर करने के लिए गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए गवर्नमेंट को बाद में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो पब्लिक की इनकम और सेविंग कम हो जाएगी, और फिर उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिसका असर कंपनियों की सेल और प्रॉफिट पर पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट का एक टारगेट रखती है, और अगर डेफिसिट उसी के आसपास रहे तो बेहतर है। उससे बहुत ज़्यादा हो तो ये बैड न्यूज़ है।
बजट की डिटेल यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू और खासकर एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है का इल्म भी फ़ायदेमंद है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा डेफिसिट में है यानी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रही है मगर खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा रही है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनीज और इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए रोड, रेलवे वगैरह की मोहताज होती है। अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन और रिफॉर्म वगैरह मुहैया हैं तो कंपनीज और इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करेंगी, फलेंगी फूलेंगी। इसी तरह ये जानना कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च कर रही है में भी फ़ायदेमंद होगा। मसलन अगर गवर्नमेंट रोड, ब्रिज, डैम्स वगैरह को डेवलप करने का प्लान रखती है तो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। सीमेंट, स्टील वगैरह गवर्नमेंट ज़्यादा खरीदेगी, इन कंपनियों की सेल बढ़ेगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ केयर में ज़्यादा खर्च कर रही है तो थोड़ा डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं है। इकोनॉमी एनालिसिस में अगला नुक्ता है एक्सचेंज रेट। रुपया यानी मुल्क की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है, इसका भी असर मुल्क और कंपनियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ता है। मसलन इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है और कंपनियां अपना बहुत सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। अगर रुपए का डेप्रिशिएशन हो रहा है तो ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद है, मगर इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, मसलन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए अब ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। मसलन अगर ऑयल $100 पर बैरल है और रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट 50 रुपया है तो 5,000 रुपये में एक बैरल मिल जाएगा। मगर अगर एक्सचेंज रेट 60 रुपया पर डॉलर है तो उसी एक बैरल तेल के लिए अब 6,000 रुपये देना होगा। तो रुपए के अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन को समझने के लिए फॉरेन करेंसी डॉलर या रियाल को शुगर क्यूब, चीनी का टुकड़ा समझ लीजिए, और रुपए को चींटी। अगर पहले एक शुगर क्यूब को घर लाने में 50 चींटी काम पर लगती थी तो अब उसी शुगर क्यूब को उठाकर लाने में 60 चींटी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि चींटी कमज़ोर हो रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। अप्रिसिएशन में इसका उल्टा होता है। अगर पहले 60 चींटी एक शुगर क्यूब उठाकर लाती थी तो अब 50 ही चींटी वही शुगर क्यूब उठा लेती है। का मतलब है कि चींटियाँ मजबूत हो रही हैं, यानी रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये तो थे कुछ अहम नुक्ते, पॉइंट्स जो इकोनॉमी को समझने, उसकी हेल्थ जानने में मदद देते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के लिए सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयरनेस, इक्विटी और जस्टिस का कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम फेयर और स्टेबल है तो इस माहौल में इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज और कंपनीज प्रॉस्पेरिटी हासिल करते हैं, खुशहाली हासिल करते हैं। अगर ये सब ना हो तो क्या होता है जानने के लिए इराक या सीरिया की इकोनॉमी देख लीजिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो इकोनॉमी को स्टेबल रखे और सिटीजन्स को हर मौके, जॉब वगैरह मुहैया कराए। किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पॉलिटिकल माहौल और जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम देख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो फेयर और बैलेंस है कि नहीं। फासिस्ट या इंटॉलरेंट पॉलिटिकल सिस्टम और कंगारू कोर्ट वाले मुल्क में इन्वेस्ट करना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज के ग्लोबलाइजेशन की एज में इंटरनेशनल फैक्टर्स भी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे मुल्कों की पॉलिसियां डोमेस्टिक इकोनॉमी पर अब गहरा असर डालती हैं, जिनको डिटेल में डिस्कस करना इस प्रेजेंटेशन के स्कोप से बाहर है। आपके आंगन के नीम के पेड़ और आपके खेत की बासमती चावल, राइस की लड़ाई अब आलमी सतह पर होती है, पड़ोसी की बकरी के साथ नहीं। खुलासा ये है कि किसी मुल्क की सोशल और पॉलिटिकल हालत
और ट्रांसपेरेंसी, करप्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह की रैंकिंग पर भी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके इन्वेस्टमेंट पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि बड़े ग्लोबल और प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन बातों को कंसीडर करते हैं, तब जाकर इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं। ये तो थे कुछ बुनियादी नुक्ते जिनका इल्म रखने से हमें ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ का अंदाज़ा लगा रहेगा और नतीजतन हम बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। खुलासा ये है कि इक्विटी रिसर्च में की जाने वाली फंडामेंटल एनालिसिस का पहला लेवल होता है इकोनॉमी एनालिसिस, जिसमें हम उन फैक्टर्स, इवेंट्स को स्टडी करते हैं जिनका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट, पब्लिक, कंपनीज, इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर, लेंडर, बोरोवर सब मुतासिर होते हैं। इसलिए उन फैक्टर्स का इल्म रखना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए मुफीद होता है। इकोनॉमी की सेहत को जानने के लिए ये कुछ बुनियादी इंडिकेटर्स थे। वैसे तो दर्जनों इंडिकेटर्स हैं जिनको मार्केट पार्टिसिपेंट देखते हैं। फिर उससे आगे जाकर उन इंडिकेटर्स को लीडिंग इंडिकेटर्स या कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स में भी तकसीम किया जाता है। मसलन इकोनॉमी में मुस्तकबिल में क्या होने वाला है का पता स्टॉक इंडेक्स, मसलन इंडिया के केस में BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी की परफॉर्मेंस से चल जाता है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इवेंट अभी हुआ नहीं है, मगर स्टॉक इंडेक्स 4-6 महीने पहले ही रिएक्ट कर जाता है। मसलन अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है, अभी हुई नहीं है, मगर स्टॉक इंडेक्स 4-6 महीने पहले ही से गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक में रेड सिग्नल के बाद येलो सिग्नल पता देता है कि अब ग्रीन सिग्नल आने वाला है, वैसे ही लीडिंग इंडिकेटर्स बता देता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसी तरह कोइंसिडेंटल इंडिकेटर होते हैं, मसलन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी ये इवेंट के साथ साथ बिहेव करता है। कोइंसिडेंटल, जब इकोनॉमी ऊपर जा रही होगी तब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जब इकोनॉमी डाउन होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डाउन होगा। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी की हालत बदलने के बाद अपना रंग दिखाते हैं, यानी इवेंट हो जाने के बाद उनमें तब्दीली आती है। ये इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसको कंफर्म करते हैं, मज़ीद तस्दीक करते हैं। मसलन जब इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी होती है तब जाकर डेटा आता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस सबको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब हम फ्लू का शिकार होते हैं तो सबसे पहले बुखार चढ़ना शुरू होता है, ये हो गया लीडिंग इंडिकेटर। फिर सर दर्द, बदन दर्द या नाक बहना वगैरह शुरू होती है, ये हो गया कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। फिर खांसी आना शुरू होती है, ये हो गया लैगिंग इंडिकेटर। इन लीडिंग और कोइंसिडेंटल और लैगिंग इंडिकेटर के फ़र्क को ऐसे भी समझ सकते हैं। मसलन इंडिया और चाइना में रियल जंग होने के हालात पैदा हो रहे हैं। अभी जंग शुरू नहीं हुई है, सारा बिजनेस, सारा कारोबार, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल पहले जैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला। मगर सबसे पहले शेयर मार्केट इस न्यूज़ पर रिएक्ट करेगी और गिरना शुरू कर देगी, इसलिए इसको लीडिंग, इमामत करने वाला इंडिकेटर कहा जाता है। इकोनॉमी के कुछ हालात जब जंग शुरू हो जाएगी तो उसके साथ साथ बदलेंगे। मसलन टूरिस्ट, फॉरेनर्स वगैरह से रिलेटेड बिजनेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। इस प्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ बुनियादी इंडिकेटर्स को डिस्कस किया है जो आपकी शुरुआत, लॉन्चिंग पैड का काम देंगे। शुरुआत आसान से करिए, जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा इल्म भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर शुरुआत में आपकी समझ में ना आए कि किसी डेटा का क्या करें, मसलन आपने न्यूज़ में पढ़ा कि RBI ने इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट घटाया, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि अमली ज़िंदगी में आप इसका क्या करें, तो इससे ये मत समझिएगा कि इस इंफॉर्मेशन की अहमियत नहीं है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अहम होते हैं। जो 25-50 हज़ार इन्वेस्ट करता है वो तो कहीं भी और कैसे भी इन्वेस्ट कर देता है, मगर जो करोड़ों, अरबों, मिलियंस और बिलियंस रुपए इन्वेस्ट करने वाले
फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं इंडिकेटर्स की बुनियाद पर फैसला लेते हैं कि किस मुल्क किस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना मुफीद होगा, और इन्हीं बड़े इन्वेस्टर्स के खरीदने पर शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं और इन्हीं बड़े इन्वेस्टर्स के बेचने पर शेयर प्राइसेस खूब गिरती हैं। इसलिए ये जानना बहुत मुफीद होगा कि बड़े इन्वेस्टर्स किन बातों को इकोनॉमी के लिए बेहतर और मुफीद समझते हैं और किन बातों को नुकसानदा। मसलन हमारी आरबीआई के इंटरेस्ट रेट घटाने वाली मिसाल में बिग इन्वेस्टर्स इसको स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव मुफीद समझेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बोरोइंग और स्पेंडिंग और ज़्यादा करने के लिए इनकरेज करते हैं, जो कि कंपनियों के लिए मुनाफा बख्श होता है। इसके अलावा खुद कंपनीज की कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाती है, जो मज़ीद कंपनी की प्रॉफिट में इजाफा करती है। इसी तरह आपने न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट टारगेट रेट से बहुत हाई जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रही है, यानी मुल्क पर कर्ज बढ़ा रही है। कर्ज इकोनॉमी पर बर्डन होता है, जो कि मुल्क की क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट और ग्रोथ के लिए नुकसानदेह होता है। हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो पिछले कुछ सालों में ग्रीस के साथ जो हुआ है वही क्राइसिस हो सकती है, जो मुल्क को बिखेर देती है। ऐसी इकोनॉमी में पैसा लगाना बेवकूफ़ी होती है। बड़े इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। या मसलन आपने एक्सचेंज रेट की न्यूज़ देखी कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है, तो आपकी समझ में ना आए कि इसका मतलब क्या हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर क्या असर पड़ेगा, और आप उस डेटा पर ध्यान न दें तो ये गलती होगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये न्यूज़ बहुत अहम है। मसलन एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। उस वक्त मान लीजिए कि डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट 50 रुपये था पर डॉलर। उसने $1 देकर 50 रुपये हासिल किया और उसको शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 साल के बाद मान लीजिए कि शेयर 20% बढ़ा, यानी 60 रुपये का हो गया। इन्वेस्टर को 20% का मुनाफा हो गया। अब उसे पैसा वापस ले जाना है। अब वो 60 रुपये को वापस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, मगर मान लीजिए कि उसी 1 साल में रुपया कमज़ोर वीक हो रहा था। एक्सचेंज रेट अब 60 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। तो अब इन्वेस्टर जब रुपया कन्वर्ट करेगा तो उसे 60 रुपीज़ के बदले में सिर्फ $1 ही मिलेगा। 1 साल पहले उसने $1 इन्वेस्ट किया था, मगर 1 साल के बाद भी उसके पास $1 रह गया। 1 साल बर्बाद हो गया। ये तो आसान मिसाल थी, वरना अमली ज़िंदगी में तो टैक्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, जिसके मद्देनज़र उस इन्वेस्टर का असल में नुकसान हो गया सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से, वरना शेयर में तो 20% का इजाफा हुआ था। इसलिए एक्सचेंज रेट की न्यूज़ पर भी ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स माशियात में डिमांड और सप्लाई का उसूल हमेशा ध्यान में रखें। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। यही बड़े बड़े इन्वेस्टर जब शेयर खरीदने का फैसला करते हैं, यानी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो शेयर प्राइस में भारी मूवमेंट होता है, और यही बड़े इन्वेस्टर जब शेयर बेचने का फैसला लेते हैं, यानी मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है और बेचने वाले ज़्यादा और ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं, तो शेयर की कीमतों में भारी गिरावट होती है। इन बड़े इन्वेस्टर्स को यही सब बुनियादी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हरकत में लाते हैं और यही इन्वेस्टर्स मार्केट को हरकत में लाते हैं। खुलासा ये है कि इन बुनियादी इंडिकेटर्स का असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, इसलिए ये इल्म रखिए कि क्या बातें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए मनफी नेगेटिव हैं और क्या पॉजिटिव। जो डेटा, इंडिकेटर, पॉलिसी, प्रोग्राम इन बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने पर आमादा करेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा, और जो बेचने पर आमादा करेगा वो आपके पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट में घाटा दिलाएगा। टू सम अप, इस सीरीज़ में हमने इकोनॉमी एनालिसिस, मईशत का तज्जिया करने की अहमियत और ज़रूरत को डिस्कस किया। इकोनॉमी मईशत का तज्जिया एनालिसिस करने का तरीका सीखा और चंद बुनियादी इंडिकेटर्स को डिटेल में समझा।
और इकोनॉमी को किसी खास डायरेक्शन में ले जाने वाले दो टूल्स फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का भी तारुफ हासिल किया। इकोनॉमी एनालिसिस में दो और टॉपिक बहुत अहम हैं, वो हैं यील्ड कर्व का तज्जिया एनालिसिस और गवर्नमेंट बजट, जो कि गवर्नमेंट हर साल फिस्कल ईयर के एंड में पेश करती है, का तारुफ हासिल करना। इस लेवल पर ये दोनों टॉपिक कवर करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरी सीरीज के आखिर में एक एडवांस लेवल के तहत हम स्पेशल टॉपिक्स के अंडर में इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो पूरी इकोनॉमी मईशत को मुतासिर करते हैं, उसकी डायरेक्शन का फैसला करते हैं। इन ब्रॉड फैक्टर्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक मखसूस फैक्टर्स होते हैं जिनका असर पूरी इकोनॉमी पर नहीं पड़ता या कम पड़ता है, मगर मखसूस इंडस्ट्रीज मसलन ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री या सेक्टर या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर ज़्यादा पड़ता है। चूंकि हर कंपनी किसी न किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, यानी एक ही तरह के बिजनेस में होने वाली कंपनियां मिलकर इंडस्ट्री या सेक्टर बनाती हैं, तो जो फैक्टर किसी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे वो फैक्टर उस खास इंडस्ट्री की सारी कंपनियों पर असरअंदाज होंगे। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस का दूसरा स्टेप या लेवल होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। किसी खास वक्त में इकोनॉमी में सारी इंडस्ट्रीज एक जैसा परफॉर्म नहीं करती। कोई इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ फेज में होती है, तो कोई स्लो ग्रोथ फेज में होती है, तो कोई डिक्लाइनिंग फेज में होती है, ज़वाल में होती है। इसलिए ये जानना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत अहम होता है। इसलिए जब इकोनॉमिक आउटलुक का ओवरऑल तज्जिया हो जाए, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर ये जानने का एफर्ट होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ का क्या क्या ट्रेंड होगा, इंडस्ट्रीज़ का आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कौन सी इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, और कौन सी इंडस्ट्री वीक होगी वगैरह। अगले प्रेजेंटेशन में हम इंशाल्लाह इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। See you in next presentation.